उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में अगर गद्दारी की बात की जाए तो जो नाम फहरिस्त में पहले नंबरों पर लिखे जाते हैं वो हैं मीर जाफर और मीर सादिक। क्या आप जानते हैं कि इन अफराद ने रियासत के साथ कितनी गद्दारियां की और इनको क्या सजा मिली? ये लोग कौन थे और क्यों कर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे? आज की इस तारीखी वीडियो में हम आपको मीर जाफर और मीर सादिक की वो दास्तानें बिला खेज सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, यूं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत सारे तारीखी वाकयात मिलते हैं जिसमें मीर जाफर और मीर सादिक का वाकया भी दर्ज है। इन किरदारों ने अपनी कौमी तारीख बदल कर रख दी, इसलिए 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने वाले किरदारों को भी मीर सादिक और मीर जाफर से तशबीह दी जाती है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। लेकिन हकीकत में ये किरदार कौन थे, इसे जानने के लिए 18वीं सदी ईस्वी के हालात जानना होंगे। तारीख के मुताबिक बंगाल को अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में सन 1592 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई तो कई सूबे आजाद हो गए जिनमें बंगाल भी शामिल था। सिराजुद्दौला 24 बरस की उम्र में अपने दादा अली वर्दी खान के इंतकाल के बाद 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा। उस दौर में अंग्रेज अपना असर रसूख बढ़ा रहे थे और तिजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के इक्तिदार में नकब लगाने में मसरूफ थी। अव्वल तो अंग्रेजों ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तिजारती मराकज के इर्द गिर्द हिसार बना लिए थे। दोम, वो सिराजुद्दौला के मुखालफों की हिमायत कर रहे थे और सोम, उन्होंने तिजारती मराहत से नाजायज फायदे उठाना शुरू कर दिए थे जिनके सबब नवाब ने हमला करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। क्लाइव ने हमला करके कलकत्ता तो वापस ले लिया और नवाब सिराजुद्दौला से मुआहदा भी कर लिया, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से निजात हासिल करने का फैसला भी किया। इस किस्म के फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए अंग्रेज हमेशा साजिश का सहारा लेते थे और दुश्मन के अहम कारिंदों को रिश्वत या इक्तिदार का लालच देकर खरीद लेते थे। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा काबिल एतमाद शख्स मीर जाफर था जो उसकी फौज का कमांडर इन चीफ भी था। अंग्रेजों ने उससे साजबाज करके साजिश का जाल फैला दिया और उसे बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके खुफिया मुआहदा कर लिया। दोस्तों, तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंगे प्लासी सन 1757 में हुई। अंग्रेजों की फौज 3000 पर मुश्तमिल थी जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फौज थी। 23 जून 1757 को प्लासी की इस जंग के दौरान मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को दगा दिया और फौज लेकर नवाब से अलहदा हो गया। नतीजे के तौर पर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो जान बचाकर भाग निकला। मीर जाफर के बेटे मीरा ने ताकुब करके सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। यूं सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर बंगाल का हाकिम बन गया, लेकिन अमली तौर पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदे में बुरी तरह जकड़ दिया गया। यूं अंग्रेज गालिब आ चुके थे, इसके साथ ही बंगाल के इलाके में मुसलमानों के अरूजो इक्तिदार का सूरज गरूब हो चुका था। अब मीर सादिक का तारीखी किरदार यह है कि मीर सादिक टीपू सुल्तान, जो कि मुसलमानों के बहादुर बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मजलिस का सदर आजम था। टीपू सुल्तान ना ही सिर्फ बहादुर, इबादत गुजार और आला दर्जे का मुंतजिम था, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक्तिदार की आखिरी निशानी और रोशन चिराग समझा जाता था क्योंकि मुगल हुक्मरान जंगे बलकसर में शिकस्त के बाद अंग्रेजों के हाथों महज कठपुतली बन चुके थे। टीपू को फ्रांसीसियों की हिमायत हासिल थी और वो अंग्रेजों के तौसीब पसंदाना अजाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेजों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मैसूर पर हमला कर दिया। जनरल हैरिस ने मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। इसकी फौज में 60,000 बैल और बहुत से हाथी थे। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गई जो उसने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में श्रंगापट्टनम के किले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। यह सिलसिला 3 मई तक जारी रहा। आखिरकार किले की फजील में एक शगाफ पड़ गया। नाज़रीन गिरामी, मीर सादिक, जो कि पहले से अंग्रेजों को आमादा कर चुका था, इसके कहने पर 4 मई को अंग्रेजों ने हमला कर दिया और टीपू सुल्तान के किले को घेरे में लेने लगे। मगर जिस जगह गोलाबारी से शगाफ हुआ था वहां बड़ी तादाद में टीपू सुल्तान की फौज मौजूद थी, मगर मीर सादिक ने उनको लालच दी और तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया। चुनांचे अंग्रेज फौज मौके का फायदा उठाते हुए किले में दाखिल हो गई।
جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ بے ساختہ دوڑے اور اپنی افواج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے سپاہیوں کی قوت کمزور ہو چکی تھی، تو ٹیپو سلطان خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر میر صادق نے وہ دروازہ پہلے ہی بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے۔ مگر ٹیپو سلطان کے کچھ سپاہی جو ان سے وفاداری کرتے تھے یہ معاملہ جان گئے، میر صادق کو غدار قرار دیتے ہوئے اسے وہیں پر قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس پوری غداری میں میر صادق کے ساتھ میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی اور ایک ہندو پورنیا بھی شامل تھا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ یوں میر جعفر اور میر صادق عبرت کی علامت بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ یاد رہے کہ وہ شخص جو قومی مفاد کو رون ڈالتا ہے، قومی اداروں کو ساکن کرتا ہے، قومی اداروں کو مجبور کرتا ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے اور ملک و قوم سے بے وفائی کرتا ہے، وہ میر جعفر اور میر صادق کی طرح نشان عبرت بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کا سب سے بڑا غدار آندرے ویلاسوف کو مانا جاتا ہے۔ آندرے ویلاسوف نے اپنی تمام زندگی سرخ فوج میں گزاری اور وہ کئی یونٹوں کا سربراہ بھی بنا، بلکہ جنگجو فوج کا حصہ تھا۔ وہ بلشف انقلاب کی جنگ میں بڑی جوان مردی سے لڑا۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ گھیرے میں آ گیا تھا۔ جب نازی فوج نے سابق سوویت یونین پر قبضہ کیا تو آندرے نازیوں کی مخالفت میں جواں مردی سے لڑ رہا تھا۔ یہ واحد فوجی تھا جو اپنے خطے میں کامیابی حاصل کرتا رہا۔ وہ ہر قیمت پر ماسکو کو ہٹلر کے قبضے سے بچانا چاہتا تھا، لیکن لینن مارٹ کو ہٹلر سے بچانے میں آندرے جرمن فوجوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ تب اسے پتا چلا کہ بلشفیزم دراصل روسی عوام کے مفاد میں نہیں ہے، اس کی تو روسی عوام کو سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں۔ گرفتاری کے بعد وہ جرمن فوجیوں کو روسی فوج پر قابو پانے کے گر بتاتا رہا۔ چونکہ یہ اندر کا آدمی تھا، ایک ایک چپے سے واقف تھا، اس نے کمیونسٹ روس کے اندر ہی کمیونسٹ مخالف شہری تلاش کیے اور ان پر رشین موومنٹ کی بنیاد رکھی، اور یہی موومنٹ بعد میں رشین لبریشن آرمی کہلائی۔ اس کی فوج ایسٹرن فرنٹ کی فوج تھی جس نے کمیونسٹ روسی فوجوں کے مقابلے میں کچھ کامیابیاں حاصل کی۔ اگر نازی فوج اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرتی، دھوکے باز کو دھوکے باز نہ ملتے، تو یہ شخص سرخ فوج کو پیچھے دھکیل دیتا اور دنیا آج کمیونزم سے پاک ہوتی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ امریکی فوج کے ہتھے چڑھ گیا جس نے اسے روسیوں کے حوالے کر دیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔